हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, उसमें ना कुछ बेसिक से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं और वो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिर्फ जैसे 4 नंबर के अकॉर्डिंग उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे फर्दर जो और टॉपिक्स पढ़ेंगे टैक्स के अंदर, तो उन्हीं पॉइंटों को कॉन्सेप्ट को बार बार जैसे रिपीट किया जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है। तो इस वीडियो में जो आज हम स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे, ये जो सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं क्या होते हैं। तो इस वीडियो में 1 बाय 1 है जो फर्स्ट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उनको सबको डिफाइन कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इनकम है। इनकम जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि टैक्स लगता है, इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन इनकम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई है इनकम टैक्स जो एक्ट है हमारा उसके अंदर। तो हम यहाँ पे जो देखेंगे वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में कि इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो शामिल की जाती हैं, क्या क्या जो सब्जेक्ट मैटर है वो इसके अंदर आएगा। तो इनकम है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जो आय कर है, जो आय पर लगाया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल हम करेंगे इस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कोई प्रॉफिट है जो हमने लाभ कमाया है वो हमारी क्या मानी जाएगी, इनकम। अगर हम डिविडेंड कमा रहे हैं कहीं से, वो भी क्या माना जा रहा है, इनकम मानी जा रही है। इसके बाद है कि कोई ट्रस्ट है जिसका कोई धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर कोई ट्रस्ट स्थापित की हुई है, तो उस ट्रस्ट कोई वैज्ञानिक शोध जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई खेल कूद है, विश्वविद्यालय न कोई संस्था, हॉस्पिटल है, तो उसको उसकी इच्छा से जो क्या प्राप्त हो, स्वेच्छा से प्राप्त चंदों से जो आय होगी। इसके बाद है कर्मचारी को प्राप्त अनुलाभ। कर्मचारी को क्या अनुलाभ होगा, अनुलाभ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, या वेतन के बदले में मिले हुए लाभ। एक तो होता है कि आप कैश दे रहे हो, सैलरी के अलावा कोई आप बेनिफिट दे रहे हो एक्स्ट्रा, वो कैश में दे रहे हो, जैसे कि भत्ते होते हैं वो कैश में दिए जाते हैं। सैलरी हेड में वैसे ये जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें क्या देखना है इसके अंदर कि जो अनुलाभ है वो क्या होगा कि आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं करें, लेकिन उसको कोई सुविधा दे रहे हो। जैसे रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मकान दे दिया किसी कर्मचारी को, जिसकी हम वैल्यूएशन कर सके मॉनेटरी टर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुलाभ। तो ये भी एक बेनिफिट है कर्मचारी के लिए, जिसको किस में इंक्लूड किया जाता है, इनकम में इंक्लूड किया जाता है। कोई स्पेशल ऐसा भत्ता है जो कर्तव्य पालन के लिए किसी कर्मचारी को दिया जाता है या निजी व्यय की पूर्ति के लिए दिया जाता है। इसके बाद है प्रतिनिधि करदाता। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कौन होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर वो क्या दे रहा है, टैक्स, वहाँ से उसको कोई बेनिफिट मिला है, तो वो बेनिफिट उसके लिए क्या माना जाएगा, इनकम मानी जाएगी। वह धन जो उसने किससे कमाया, बिजनेस और प्रोफेशन से कमाया, जो वो वहाँ से क्या कमा रहा है, जो नेट प्रॉफिट जो वो वहाँ से कमाता है, कोई बिजनेस करा है किसी व्यक्ति ने, कोई उसका कोई किसी का कोई प्रोफेशन है, तो वो भी इनकम के अंदर आएगा। इसके बाद है कैपिटल गेन। अगर कोई कैपिटल एसेट सेल करने से प्रॉफिट कमा रहा है, कैपिटल गेन होगा। कोई म्यूचुअल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है या बीमा का कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई बीमा का बिजनेस है और वहाँ से जो वो पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद है लॉटरी है, वर्क पे, जिसको हम कैजुअल इनकम में डिफाइन करेंगे कि कोई उम्मीद नहीं होती हमें, एक कोई आकस्मिक इनकम अगर हमें हो जाए, संयोगवश अगर हमें कोई पैसा मिल जाए, जैसे कि लॉटरी है, वर्क पहेली है, गुड़दौड़ है, या और कोई ऐसी जुआ खेलने से तो ऐसी इनकम हो जाती है, तो उसको वो किसके अंदर आएगी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। और उसके ऊपर भी क्या लेती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इसके बाद है प्रोविडेंट फंड, या कोई ऐसा फंड है, सुपरएनुएशन फंड है, या कर्मचारियों के कल्याण के लिए ऐसा कोई फंड बनाया है जिसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसका मालिक करता है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। इसके बाद है की मैन बीमा पॉलिसी। की मैन बीमा पॉलिसी क्या होती है, की का मतलब होता है चाबी। की मैन बीमा पॉलिसी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जीवन पर क्या लेता है, बीमा पॉलिसी लेता है, और उसकी जो प्रीमियम की पेमेंट है वो भी वही करता है।
तो उसका उस कर्मचारी को बेनिफिट है, अगर वहाँ से उसको कोई इनकम होती है तो वो इनकम में इंक्लूड की जाएगी, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। कोई सहकारी समिति है, बैंक के व्यापार से कोई प्रॉफिट कमा रही है, अगर क्या किए जाते हैं, जो शेयर हैं वो जारी किए जाते हैं, मार्केट में शेयर इशू किए जाते हैं और उसके बदले में क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है। कंसिडरेशन कितना मिल रहा है कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है और हम उसके ऊपर कितना जो पैसा है वो कमा रहे हैं। कि मार्केट में वैल्यू 100 रुपये है, हमने 120 में इशू किया तो जो 20 रुपये थे वो क्या मानी जाएंगी, उसकी कंपनी की इनकम मानी जाएगी। अगर कोई कैपिटल एसेट है ट्रांसफ़र करने के लिए क्या हुआ था, कोई एग्रीमेंट हुआ था, जैसे नॉर्मली होता है अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम एडवांस में कुछ पेमेंट करते हैं। अगर एडवांस में पेमेंट करो और बाद में उस अनुबंध को क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए कि हमें नहीं खरीदनी। अगर हमने 1 लाख रुपये पे कर रखे थे तो वो बंदा वापस नहीं देगा और वो 1 लाख रुपये उसकी क्या मानी जाएगी, फिर इनकम मानी जाएगी। इसके बाद है कोई करदाता केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, कोई ऐसी निकाय एजेंसी के रूप में सहायता के रूप में अगर उसको कोई पैसा मिल रहा है, जैसे कोई सब्सिडी है, कैश में कोई बेनिफिट मिला है, अगर कोई जो उसने कोई ऐसी पेमेंट की होती है टैक्स वगैरह, कोई ऐसी ड्यूटी की जिसकी वापसी होती है, या उसको कोई ऐसा ड्यूटी में क्या मिलता है, छूट मिलती है, कोई कंपनसेशन मिलती है, तो ये उसकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी नेचुरल डिसास्टर हुआ, कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उस टाइम पे अगर कोई कंपनसेशन मिलती तो वो इनकम नहीं मानी जाती। जैसे कि एलपीजी पे ऊपर जो सब्सिडी मिलती है उसको इनकम नहीं मानेंगे। लेकिन जो ये है सिर्फ कि कोई कैश में सब्सिडी के रूप में या कोई ड्यूटी वगैरह लगी थी उसका कोई रिफंड आ रहा, तो ये सारी चीज़ें उसकी इनकम मानी जाएगी। इसके बाद एक व्यक्ति है, चाहे 2017 या इसके बाद है, या व्यक्तियों से बिना प्रतिफल, मतलब उसके बदले में कुछ नहीं दे रहा या पूरी तरीके से नहीं दे रहा, तो उसको कोई एसेट मिल जाती है कि हमने बदले में कुछ नहीं दिया लेकिन हमें सिर्फ मिल गई है कोई एसेट, तो उससे हम कोई पैसा कमा रहे हैं या उसी से हमें कोई इनकम होती है, उस जो प्रॉपर हमने एसेट ली है और उस एसेट को भी क्या किया जाएगा, इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। एक व्यक्ति को नौकरी से निकालते हैं या उसकी अगर कोई जो सर्विस की कंडीशन होती है उसमें अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो कंपनसेशन के रूप में जो पैसा मिलेगा वो भी क्या होगा, इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। जिस डेट को हम जो स्टॉक एंड ट्रेड होता है उसको कैपिटल एसेट में जब चेंज करें तो उस टाइम पे स्टॉक इन ट्रेड का जो मार्केट में जो फेयर वैल्यू क्या थी वो भी क्या मानी जाएगी, उसकी इनकम मानी जाएगी। तो ये सारे क्या है कि ये एक व्यक्ति है अगर इस तरीके से पैसा उसको मिल रहा है तो वो उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा और उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो दे रखी हैं इनकम एक कॉन्सेप्ट के बारे में। एक मौद्रिक आय होती है जो हमें क्या है, कोई स्पेसिफिक सोर्स होता है जहाँ से हम वो चीज़ कमा रहे हैं तो उसको हम इनकम बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ और बातें दे रखी हैं, जैसे कि कोई विशिष्ट साधन होना चाहिए जहाँ से हम आय कमा रहे हैं, कानूनी ढंग से या गैर कानूनी ढंग से कमा सकते हैं पैसा। कोई डाका वगैरह डालना, चोरी करनी है, एटीएम उखाड़ना है और आप जाके बता दो कि हमने एटीएम उखाड़ा, 30 लाख रुपए हमें वहाँ से मिले, ये हमारी इनकम है, इस पर हम टैक्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट ले लेगी। वो बात अलग है कि और क्या क्या कानूनी कार्रवाई होंगी गवर्नमेंट, लेकिन आपसे क्या ले लेगी, उसके ऊपर टैक्स लेगी। आवश्यक नहीं है कि जो आय है वो नियमित रूप से, जैसे साप्ताहिक है, मासिक है, त्रैमासिक हो सकती है, इकट्ठे भी मिल सकता है पैसा। जैसे इकट्ठा पैकेज मिलता है किसी को कि इतना पैकेज है उसका, इस कॉर्पोरेट में वो जॉब करता है, तो वो भी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। आय है वो बाहर से होनी चाहिए, किसी व्यक्ति से वो प्राप्त होनी चाहिए, वो उसका कौन होना चाहिए, नियोक्ता होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा के रूप में हो, किसी वस्तु के रूप में, सेवा के रूप में भी ऐसी हो सकती है। इसके बाद है आय चाहे अस्थायी हो, निरंतर हो, स्थायी हो, नियमित हो या अनियमित हो, इनकम ही मानी जाएगी। कमाई गई या प्राप्त की गई दोनों ही आए। कई बार क्या होता है कि हमने पैसा कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं, हमने कोई सामान बेच दिया, उधार पे बेच रखा है, अभी तक हमने वो प्रॉफिट मिला नहीं है तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा, लेकिन वो क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। खर्चों की स्वीपूर्ति आय नहीं है, अगर कोई खर्चा आपने किया उसकी कंपनसेशन अगर कोई मिल रही है उसको हम इनकम नहीं कहेंगे। यदि किसी व्यक्ति की आय पर कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति का भार लगा दिया जाए तो इतनी राशि है वो आय नहीं मानी जाएगी। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, एक व्यक्ति है उसकी आय पर कोर्ट ने भार लगाया कि 1000 रुपये आप प्रति महीने अपने
विधवा भाभी को क्या करोगे, भुगतान करोगे। तो जो वो 1000 रुपये का जो दायित्व लगाया है वह राशि जो वह व्यक्ति है कर नहीं देगा, उसकी भाभी को उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी रूप से उसका दायित्व लगा रखा है, तो वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। इसके बाद है कोई गौशाला है, कोई ऐसे धर्मादा, कोई ऐसी संस्था होती है, उनकी प्राप्तियां जो वो आय नहीं होती, बचत आय नहीं होती। बचत का मतलब यहाँ पे क्या है, पिन मनी। पिन मनी इज़ नॉट एन इनकम। पिन मनी का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को देता घर खर्च के लिए और उसमें से वो थोड़ा थोड़ा बचा के रख लेती है और उसके पास फिर बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। हाँ, अगर उस इनकम को कहीं वो ब्याज पे देती है और कहीं पे जैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं उसके ऊपर फिर उसको ब्याज ही मिलता है, वो ब्याज तो उसकी आय मानी जाएगी, लेकिन वो इनकम जो उसने ऐसे पैसे इकट्ठा किया वो पैसा उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। इसके बाद है अगर किसी इनकम के ऊपर क्या चल रहा है, अभी विवाद चल रहा है, क्लियर नहीं है कि ये इनकम है ये इसकी होगी या इसकी होगी। जैसे कोई एसेट है, कोई बिल्डिंग है, वो किराए पे दे रखी है, लेकिन बिल्डिंग पे अभी 2 व्यक्तियों का झगड़ा चला हुआ है, तो अभी जिसके कब्जे में है वो और वो जो पैसा उससे कमा रहा है वो उसी व्यक्ति की इनकम मानी जाएगी एट प्रेजेंट जिसके वो कब्जे में है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो किससे रिलेटेड थे, इनकम कॉन्सेप्ट से। बहुत बार है ये, जैसे 4 नंबर में पूछ लिया जाए कि इनकम के बारे में डिफाइन करें। इसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, GTI। GTI बहुत बार ये वर्ड रिपीट होगा, GTI। तो देखो GTI क्या होता है, GTI कोई रोड नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक व्यक्ति कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकता है, जितने भी टोटल उसके हेड होंगे। टैक्स में हम यहाँ पे 5 हेड पढ़ेंगे, इन 5 के अलावा वो और कहीं से पैसा नहीं कमाएगा। उसका जब हम टोटल करेंगे, इन 5 हेड में से अगर कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उस टोटल को GTI बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, जॉब से उसने क्या कमाई, सैलरी उसको मिल रही है, एक हेड है हमारा सैलरी हेड, वेतन से आय। इसके बाद है उसकी कोई मकान संपत्ति है जो किराए पे दे रहा है और किराए जो उसको मिल रहा है वो उसकी इनकम है, तो वो किसे, मकान संपत्ति से आए। दूसरा जो हेड है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड। फर्स्ट क्या है, सैलरी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है। इसके बाद है वो साथ के साथ कोई बिजनेस भी कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जैसे सर्विस के साथ है, कोई साइड बाय साइड बिजनेस करते हैं, वहाँ से वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, तो ये कौन सा हेड होगा, तीसरा हेड। क्या, बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर कोई इसको रिसिप्ट मिली, कोई प्रॉफिट कमाया है, वहाँ से उसने क्या कमाया, पैसा कमाया। इसके बाद है कोई एसेट हो सकती है उसके पास और उसको वो सेल कर दे और सेल करने से उसको प्रॉफिट मिल जाए, कैपिटल एसेट, तो उसको बोलेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हेड है हमारा जो 4th हेड है। और इसके बाद है अदर सोर्सेज, मतलब ऐसी इनकम जो इनमें से किसी में भी नहीं आएगी, उसको हम फिर किस में डाल देंगे, अदर सोर्सेज में डाल देंगे। तो एक व्यक्ति इन 5 हेड से टोटल जितना पैसा कमाता है उसको क्या बोलते हैं, उस टोटल को GTI बोलते हैं। एक GTI है ग्रॉस टोटल इनकम, एक है टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। दोनों में क्या डिफरेंस है, नीचे क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। अगर हम इन 5 हेड से जो टोटल पैसा कमा रखा है, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति जो भी पैसा कमाएगा उसमें से हम क्या दे दें, उसको छूट दे दें। छूट कौन सी, सेक्शंस हैं कुछ जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे। सेक्शन 80C से लेके 80U तक बहुत सारी डिडक्शन देती है गवर्नमेंट, छूट देती है। अगर उनमें से वो कोई छूट ले लेता है, छूट लेने के बाद फिर उसकी जो इनकम बचेगी, GTI में से सारी छूट लेने के बाद जो इनकम बचेगी उसको क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। देखो दी हुई है टोटल इनकम। सकल कुल आय जो हमने अभी पढ़ी है, सकल कुल आय क्या होती है, मैक्सिमम में एक व्यक्ति 5 हेड से पैसा कमाता है, उन 5 हेड से जितना भी उसने इनकम कमाई है उसको अगर हम टोटल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, GTI बन जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जो सेक्शन है 80C से लेके 80U तक, उसमें कुछ क्या दी हुई है, कटौतियाँ, मतलब कि डिडक्शन दे रखी है, छूट दे रखी है। छूट घटाने के बाद जो राशि बच जाएगी उसको कुल आय बोलेंगे या फिर कर योग्य आय। उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। GTI के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता, लग सकता है कब, कि उसने कोई छूट ही नहीं ली, GTI ही टोटल इनकम बन गई उसकी छूट क्या है, 0 है। लेकिन अगर वो छूट लेता है थोड़ी बहुत कुछ, इसके बाद जो इनकम बचेगी उसको हम टोटल इनकम कहेंगे या फिर टैक्सेबल इनकम हम उसको कहेंगे। तो डिफरेंस दे रखा है दोनों का, ये डिफरेंस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सकल आय और कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या बताएं, डिफरेंस बताएं। टोटल इनकम क्या है,
जो हमारे विभिन्न शीर्षक हैं, विभिन्न ज़्यादा नहीं है, 5 ही हैं, जो 5 हेड हैं, अगर उस आय के योग को हम क्या कहेंगे, सकल कुल आय। सकल कुल आय में से 80C से लेकर 80U तक की छूट अगर घटा दी जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कुल आय कहेंगे। सकल कुल आय है उसको राउंड ऑफ नहीं किया जाता, इसको राउंड ऑफ किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो छूट देने के बाद जो पैसा बच जाएगा, जो टोटल इनकम निकल के आएगी, हम उसको, जैसे कि लास्ट की फिगर 7 है 9 है, तो हम उसको 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि 5 से कम है या 5 से ज़्यादा। 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट 0, 5 से कम है तो पहले वाले 0। तो उसको हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं 10 के निकटतम। इसके बाद है सकल कुल आय पर कर नहीं लगता, किस पे कर लगता है, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। जीटीआई पे कभी भी टैक्स नहीं लगता जो हम टैक्स निकालते हैं। सकल कुल आय किसी भी दशा में कुल आय से कम नहीं हो सकती। ये हमेशा हमेशा क्या ज़्यादा रहेगी या फिर उसके बराबर रहेगी। अगर कोई छूट नहीं मिल रही तो टोटल इनकम और जीटीआई जो वो क्या है, इक्वल हो सकती है। नहीं तो कोई छूट लेगा तो ये ज़्यादा होगी, छूट मिलने के बाद क्या है, टोटल इनकम कम हो जाती है। इसके बाद है सकल कुल आय में जो एग्रीकल्चर इनकम है वो शामिल नहीं होती, लेकिन कुल आय में अगर वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जैम्प्ट होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम का जो चैप्टर आएगा उसमें हम उसमें स्टडी करेंगे। किसी व्यक्ति की अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो एक बार उसको ऐड किया जाता है, फिर उस पे जो छूट है वो दी जाती है। वैसे नॉर्मली पूछा जाए तो क्या होती है, जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री। जैसे यहाँ पे दे रखा है, वेतन से आय है, मकान संपत्ति से, व्यापार पैसे से, पूंजी लाभ, अन्य साधन, इन 5 हेड से जब आय होगी यहाँ पे हम कमाएंगे तो टोटल इनकम। अगर हम इसमें से छूट दे देंगे तो छूट देने के बाद जो बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पे टोटल इनकम। और छूट देने से पहले जो इनकम होगी वो ग्रोस टोटल इनकम। इसके बाद है एक न्यू कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, 1/4/2020 से प्रभावी हुआ था। ऐसा कोई हम ले लें, कोई जानकारी है, कोड है, कोई नंबर है, कोई क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से हो सकता है, जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसमें करेंसी नहीं होगी, जैसे इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी नहीं होगी, जैसे कि टोकन वगैरह होती है, क्रिप्टो करेंसी है, आपका बिटकॉइन है। तो ये सारी चीज़ें जो मनी को रिप्रेजेंट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखेंगे, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है, ऐसी प्राप्तियां जो संयोगवश हो जाती हैं, हमें उम्मीद नहीं थी, बार बार नहीं होती इस टाइप की इनकम, भाग्यवश या कोई ऐसी समय पे ऐसा सहयोग बन जाता है कि हमें कोई इस टाइप की इनकम हो जाती है। जैसे कि लॉटरी लगी, कोई इनाम मिला है, हमें पता ही नहीं था कि इसके ऊपर इनाम रखा हुआ है, कोई वर्ग पहेली है, गुड़दौड़ है, जुआ है, इन सब से जो इनकम होती है हम उसको किस में इंक्लूड करते हैं, कैजुअल इनकम में। कैजुअल इनकम से रिलेटेड है कुछ प्रावधान दे रखे हैं, जैसे अगर हम कैजुअल इनकम कमाने के लिए कोई खर्चा करते हैं तो कोई छूट नहीं मिलेगी। कैजुअल इनकम नहीं हुई बल्कि हमें लॉस हो गया, जैसे जुआ खेलते हैं लॉस हो जाता है, उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। और इसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स भी लगेगा। टैक्स की जो रेट होगी कैजुअल इनकम पे वो क्या रहेगी, 30% है, जो वो क्या लगेगी, 30% की रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और टैक्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो कब की जाएंगी, गुड़दौड़ के संबंध में और लॉटरी वर्ग पे के संबंध में लिमिट दे रखी है। अगर आप 10,000 से ज़्यादा का जीत जाते हैं पैसा तो 30% है, उसी टाइम काट के फिर आपको क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। 30% की रेट से टैक्स काट के फिर आपको क्या देंगे, वो पैसा देंगे। तो ये क्या थी, कैजुअल इनकम थी। एक जो लास्ट जो पॉइंट है हम इसमें डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में वो है करदाता। हमने अभी तक पढ़ा, वैसे पता है नॉर्मली कि जो व्यक्ति है जिसके ऊपर बर्डन लगाया जाता है टैक्स का, जो व्यक्ति टैक्स देने के लायबल है वो क्या होता है, एसएससी होता है। जैसे कि कोई कर है न कोई राशि है, एक व्यक्ति की आय के लिए निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही आरंभ कर दी है, उसको लॉस हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे, हमें एसएससी का तो पता है करदाता कौन होता है, लेकिन टाइप्स कितनी है इसके। जो एसएससी है वो एक एसएससी, एक होता है डीम्ड एसएससी, एक होता है एसएससी इन डिफॉल्ट, एक है माना हुआ करदाता और एक है चूक में करदाता। ये दोनों क्या है इसको हम एक बार देख लेते हैं। डीम्ड एसएससी, माना हुआ करदाता, माना गया है वो करदाता, वो किस संबंध में होगा, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम के ऊपर टैक्स देने की लायबिलिटी अगर किसी की बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि कोई बेटा बेटी या कोई और व्यक्ति है, उसकी आय के संबंध में जब करदाता माना जाएगा और फिर उसके ऊपर जो टैक्स चुकाएगा, या फिर कोई रिप्रेजेंट करने वाला, जैसे एक व्यक्ति है इंडिया में, उसकी एसेट्स हैं
एसेट से इनकम हो रही है और वो फॉरेन में रहता है, तो उसने कोई एजेंट है उसको नियुक्त किया हुआ है, वो एजेंट उनकी देखभाल करता है और उससे जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स देता है। तो ऐसे एजेंट को हम क्या बोलेंगे, डीम्ड एसएससी, वो करदाता क्या है, माना गया है। इसके बाद है एसएससी इन डिफॉल्ट, चूक में करदाता। चूक क्या होती है, गलती होती है, डिफॉल्ट गलती। इस एक्ट के अंदर जब कोई सी कार्य का उत्तरदायित्व है किसी व्यक्ति पर डाला जाता है और वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता, जैसे कि केबीसी आपने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जब वो चेक दिया जाता है कि आपने 10,000 रुपये जीते, आपने 1 लाख जीते, 2 लाख जीते, और वो कभी भी 1 लाख 2 लाख रुपये आपने जीत लिए, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट कभी नहीं आता किसके अंदर, आपके खाते में। वो क्या है कि संयोगवश आप पैसा कमा रहे हो, टैक्स काट के फिर वो आपको पैसा देते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी है गवर्नमेंट ने, जितना भी जो भी पैसा कमाएगा उसके ऊपर टैक्स काट के आप दोगे। तो जिस व्यक्ति की लायबिलिटी है टैक्स काटने की, क्या है, टैक्स काटने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस व्यक्ति की लगाई गई है, और वो व्यक्ति अगर टैक्स ना काटे, वो कहे मैं तो भूल गया, गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, तो अपनी जेब से भर, अभी अगली बार नहीं भूलेगा इसको, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एसएससी इन डिफॉल्ट, कि उस व्यक्ति की ड्यूटी लगाई हुई थी टैक्स काटने की और उसने नहीं काटे, उसने गलती की है, तो उसको क्या बोलते हैं, चूक में करदाता, उस कार्य को नहीं करता। एग्जाम्पल देखा, यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की धनराशि देते समय उस पर आय के काटने का क्या है, उत्तरदायित्व है, और वो ऐसी आय को नहीं काटता है, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी है, गवर्नमेंट का जो खजाना उसमें जमा नहीं करवाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चूक में करदाता। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने अभी डिफाइन किए हैं, जिसमें से जो 4 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे पहले भी करवाया था, कोई पर्सन्स के बारे में पूछ ले, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, एसएससी, जो इनकम का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैजुअल इनकम है, इस टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे।